हाँ जी बेटा, देखो तो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर 6 ईएमआई पे। ईएमआई क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फाई, जो कि सिंबल है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी गिवन एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना। जैसे ये आपका कोई गिवन एरिया है, ठीक है ना, और इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, बट कंडीशन क्या है कि इस एरिया की हमें डायरेक्शन लेनी है, कौन सी? नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है ना। इसके नॉर्मल हमें डायरेक्शन लेनी होती है नॉर्मली, या आप ऐसे कह सकते हो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes या crossing through the surface normally. Number of magnetic field lines crossing this surface normally. ठीक है ना। इस सरफेस के नॉर्मल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, वो क्या होगी? आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है B.A cos थीटा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। अगर कैटेगरी बनाएं इसकी, तो ये दो कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक होता है पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, और एक होगा नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि थीटा कितना होगा वहाँ पर? आपका 0 डिग्री होगा। नेगेटिव का मतलब क्या है? थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो आपका फ्लक्स कैसा है? पॉजिटिव है। और जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक बात हुई मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ इसकी, मैं फिर बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात की। फाई सिंबल है, B.A cos थीटा इसका फॉर्मूला है। क्या होता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मल टू द सरफेस। दो तरह का बताया मैंने आपको, पॉजिटिव फ्लक्स और पॉजिटिव और नेगेटिव। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव, और अपोजिट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यूनिट की बात की जाए या डायमेंशन की बात की जाए, देखो तो फाई इज इक्वल टू क्या था? B.A cos थीटा था। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। और ये किसकी कैसी यूनिट है? ऐसा यूनिट है। या फिर आप इसको वेबर भी लिख सकते हो। ठीक है ना, वेबर भी इसकी ऐसा यूनिट ही है। यानी जब 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया पास हो रहा होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 1 वेबर होगा, ऐसा। ठीक है ना। और अगर CGS यूनिट की बात की जाए तो CGS यूनिट होती है इसकी मैक्सवेल। तो वो कैसे होगी भाई? जब 1 गॉस मैग्नेटिक फील्ड है और वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से पास हो रहा है, तो इसका मतलब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है? 1 मैक्सवेल वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है ना। इसको आप दोनों को रिलेट भी कर सकते हो। रिलेशन क्या है भी? 1 वेबर जो है ना वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ये इन दोनों के बीच की रिलेशन है। आई थिंक पता होगा आपको, 1 टेस्ला जो है 10⁴ गॉस के बराबर होता है। देखो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या बन गया? 10⁸ बन गया। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम डायमेंशन की बात करें इसकी, तो डायमेंशन क्या रहेगा? फाई इज इक्वल टू B.A है, कोस थीटा तो डायमेंशन लेस होने वाला है। ठीक है ना। तो पहले B का डायमेंशन निकाल लो। B का निकलेगा QV इंटू साइन थीटा, ये क्योंकि फॉर्मूला लॉरेंस फोर्स का क्या होता है? F इज इक्वल टू QV भी साइन थीटा होता है। ठीक है ना। और इनटू क्या है? एरिया। तो डायमेंशन लिखेंगे फोर्स का MLT-2, चार्ज का AT, वेलोसिटी का LT-1, एरिया का L2। ठीक है ना। तो ये T से T कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना? ML2T-2A-1। ठीक है ना, ML2T-2A-1। ये क्या हो गया आपका?
डायमेंशन फार्मूला हो गया। यूनिट में रिपीट कर देता हूँ एक बार। यूनिट मैंने बताई आपको, एक तो बताई टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर, या ये तो ऐसा यूनिट है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसकी सीजीएस यूनिट होगी बेटा 1 मैक्सवेल, 1 मैक्सवेल। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला होता है बी डॉट ए कोस थीटा। दो तरह का होता है, पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स और नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना। डायरेक्शन एंगल किस किस के बीच में है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का ये एंगल है। ठीक है ना। क्या बताता है ये कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं ओवर अ गिवन सरफेस और अ गिवन सरफेस एरिया, जहाँ पर एरिया की डायरेक्शन हमने क्या लेनी है, नॉर्मली लेनी है, नॉर्मल लेनी है, नॉर्मल टू एरिया, नॉर्मल टू गिवन सरफेस। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक प्रोसेस है जिसमें क्या मिलता है हमें, आउटपुट क्या है, हमें मिलती है ईएमएफ। ठीक है ना। ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिलती है, और कब मिलती है, जब क्या होता है, किसी कॉइल के सराउंडिंग में, कॉइल्स के नियर बाय या कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। ठीक है ना। अगर वो मिलता क्या है, आउटपुट क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड मिलती है। ठीक है ना। कब, जब किसी कॉइल के सराउंडिंग में फ्लक्स में चेंज आता है, फाई बी लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आता है तो हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, और उस ईएमएफ की वजह से उस कॉइल के अंदर क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, और इस करंट का क्या नाम है, इंड्यूस्ड करंट है। कौन सा करंट है ये, इंड्यूस्ड करंट है, क्योंकि ये पहले नहीं था, ये वहाँ पर बना है, क्रिएट हुआ है, जनरेट हुआ है। ठीक है ना। तो मैं फिर बता रहा हूँ ईएमआई क्या है। ईएमआई एक प्रोसेस है जिसमें हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलती है, जिसकी वजह से उस कॉइल में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और ये कब पॉसिबल है, जब उस कॉइल के सराउंडिंग में हम क्या चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंटली बताता हूँ ये बात, ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट है। ठीक है ना। वहाँ से देख लीजिए फैराडे ने क्या बताया हमें, फैराडे एक्सपेरिमेंट से। ठीक है। देखो फैराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। तो फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या क्या सेटअप था, उनके पास एक इस तरह से कॉइल थी। ठीक है ना। उस कॉइल को इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर रखा था। ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर की नीडल अभी यहाँ पर है, सिचुएशन नंबर 1। ठीक है। उसके बाद एक मैग्नेट ली उन्होंने, यहाँ पे रखी थी, नॉर्थ साउथ, ये उसकी पोजीशन नंबर 1 है मैग्नेट की। ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को डिस्प्लेस कराया टुवार्ड्स द कॉइल। ठीक है ना। इस कॉइल को डिस्प्लेस कराया, पोजीशन 1 से कहाँ ले आए, पोजीशन 2 पे ले आए। तो डेफिनेटली आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज हो जाता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा कर दोगे, देखो जैसे ये मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगी, पॉइंट 1 पर, और कहाँ कम होगी, पॉइंट 2 पर। ठीक है ना। पर अब इस केस में देखो, यहाँ पर 1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, 2 पर पहले कम था डिस्प्लेस करने से पहले। पर जब इस मैग्नेट को यहाँ ले आया तो 2 पॉइंट पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गया, और 1 पर क्या हो गया, कम, क्योंकि अब ये यहाँ से चल के मैग्नेट यहाँ आ गई है। ठीक है ना। तो अगर इस कॉइल के सराउंडिंग में देखा जाए तो इस कॉइल के सराउंडिंग में पहले मैग्नेटिक फील्ड कम था, बाद में क्या हो गया, ज़्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या आया, चेंज आया, जिसकी वजह से इस गैल्वेनोमीटर की निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर गई। यानी क्या, इस कॉइल के अंदर क्या बना, ईएमएफ बनी, और उस ईएमएफ की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, करंट होता है। ठीक है ना। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, पहले क्या हुआ था, ये मैग्नेट यहाँ पे रखी थी बेटा, इस पॉइंट पर। ठीक है। इस पॉइंट पे मैग्नेट रखी थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको डिस्प्लेस कराया और मैं इसको यहाँ ले आया, फैराडे ने ऐसा किया। ठीक है ना। तो पॉइंट 1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो पॉइंट 2 के कंपैरेटिवली अब क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रोंग होगा इस कॉइल के रेफरेंस में। ठीक है ना। क्योंकि अब ये मैग्नेट यहाँ से चल के यहाँ आ गई है, सॉरी यहाँ से चल के यहाँ आ गई है। ठीक है ना। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड वीक था, अब क्या हो गया है, पहले से स्ट्रोंग हो गया है, या ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है, चेंज हो गया है।
ठीक है ना। जितना ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, टुवार्ड्स द कॉइल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अवे फ्रॉम द कॉइल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। ठीक है ना, डिस्टेंस के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है। ठीक है, यह आपने बायोट सेवेट लॉ में भी पढ़ा था, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आई डॉट डी एल, क्या था ये, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा। हाँ जी, ये था म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये पढ़ा था ना आपने। ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, ये देखो, और यहाँ डिस्टेंस कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आते ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फ्लो से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, और करंट से फिर ये निडल डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है ना, तो ये वही कंक्लूजन है। सेकंड एक्सपेरिमेंट भी था एक इसका फैराडे का, उसमें सेकंड सेटअप में क्या किया था इन्होंने, देखो उसमें अब इन्होंने किया कि मैग्नेट को तो स्टेशनरी रखा, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, और ये जो आपके पास कॉइल थी, इस कॉइल को इन्होंने मूव करा दिया। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, ये इस तरह का सेटअप था, और नीचे यहाँ व्हील्स आप दिखा सकते हो। ठीक है ना, इस बार क्या करोगे आप, ये गैल्वेनोमीटर है, इस बार आप कॉइल को मूव करा रहे हो, तो भी बात वही आने वाली है। ठीक है ना, तो भी फिर वैसा ही होगा, कॉइल के मूवमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि जो रिलेटिव सेपरेशन है ना, चाहे मैग्नेट को मूव कराओ टुवर्ड्स द कॉइल, चाहे कॉइल को मूव कराओ टुवर्ड्स द मैग्नेट, दोनों ही केसेस में जो सेपरेशन में वेरिएशन आता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, जो फिर क्या करेगी, करंट को इंड्यूस्ड करेगी। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मैग्नेट मूव करें। तीसरा सेटअप क्या था इनका, इन्होंने क्या किया, देखो इस तरह से ये एक सॉफ्ट आयरन कोर की रोड ली, ठीक है, इसको यहाँ पे ये कॉइलिंग करके इस तरीके से, और ये हमने इस तरह से कॉइलिंग कर रखी है बेटा। ठीक है, और इसके नेबर में ही एक और कॉइल है, और इस कॉइल को के साथ हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है। ठीक है ना, तो देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0, क्योंकि हमने करंट पास नहीं करा रखा। जैसे ही सर्किट क्लोज करेंगे, करंट पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनते ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ गया, चेंज आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज आते ही क्या बनेगा, यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ की वजह से, और फिर ये जो है ना गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट होगी। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो करंट इंड्यूस्ड होगा। दूसरी चीज़ क्या की इन्होंने, यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा दिया, ये देखो इस तरीके से एक ये रियोस्टेट लगा दिया। अब रियोस्टेट लगाने से क्या हो सकता है, रियोस्टेट होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर कम कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। करंट ज़्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा। फॉर्मूला क्या कहता है, ये है हमारा फॉर्मूला सोलेनॉइड का। तो करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से अब ज़्यादा चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, ज़्यादा चेंज आएगा तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड होगी, ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड होगी तो करंट ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब जो ईएमएफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, E इज इक्वल टू, ई क्या है यहाँ पर, ईएमएफ है, फाई क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है ना, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की है। ठीक है ना, और अगर हम यहाँ पर इक्वलिटी लगाएं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो 1 रहता है, पर ये नंबर ऑफ टर्न्स पे ज़रूर डिपेंड करेगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होनी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नेगेटिव साइन, ये मैं अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ नेगेटिव साइन का क्या कारण है। ठीक है ना, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अब तक आपको क्या क्या बताया। पहले मैंने बताया आपको फ्लक्स के बारे में, फिर मैंने बताया आपको ईएमआई के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया
फैराडे लॉ के बारे में। और कंक्लूजन कर देते हैं फैराडे लॉ का। पहला कंक्लूजन ये है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, जिसकी वजह से करंट मिलेगा। और दूसरा लॉ ये था कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाएंगे तो भी डेफिनेटली क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।